नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। जनता की आवाज़, आपकी आवाज़, आवाम की आवाज़, सिटीजन वॉइस शो हम सब की आवाज़ है। ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, मेरा नाम आत्मजीत सिंह है और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आ रही। ये ग्रेट इन्वेस्टमेंट इल्यूजन क्या है? डावोस में देखें तो महाराष्ट्र के सीएम, आंध्र के सीएम, गुजरात के सीएम, कर्नाटक के डिप्टी सीएम वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया की एफडीआई रियलिटी क्या है? स्टेट्स एमओयू साइन करके आती हैं। महाराष्ट्र ने 15.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए थे पिछले साल, कर्नाटका ने 13.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए, आंध्र प्रदेश ने भी एआई और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एमओयू साइन करे। पर नेट एफडीआई अगर हम आंकड़ा देखें तो नेट एफडीआई फाइनेंशियल ईयर 26 यानी कि 25 और 26 के दरमियान जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो अप्रैल से अक्टूबर तक का डेटा है, जिसमें जुलाई में एफडीआई पीक की थी 11 बिलियन की और उसके बाद से नेट एफडीआई यानी कि जो पैसा आ रहा है और जो पैसा डॉलर में बाहर जा रहा है, उसमें अगर पूरे साल का आकलन करें तो 81 बिलियन डॉलर में 51 बिलियन डॉलर की एफडीआई वाया फाइनेंशियल एफपीआईज, जो फाइनेंस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स वाली कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो ले गई पैसा। और उसके अलावा 29 बिलियन डॉलर की इंडियन कंपनीज ने बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो पिछले वित्तीय वर्ष में 2025 में नेट एफडीआई जो है मात्र 350 मिलियन डॉलर रहेगी, यानी कि 0.35 बिलियन डॉलर। और यही हाल इस साल का है। जुलाई के बाद से लगातार 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नेट एफडीआई नेगेटिव है। 2 बिलियन डॉलर सितंबर में, 2.5 बिलियन डॉलर अक्टूबर में और नवंबर में कह रहे हैं कि कुछ रिकवरी होगी। पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नेट एफडीआई नेगेटिव है। इस सारे के पीछे का खेल क्या है, इस पर बात करने के लिए गिरीश जोशी जी मौजूद है हमारे साथ। गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम लोगों को सपना दिखाया जाता है कि भारत विकसित भारत हो रहा है 2047 तक, एफडीआई आ रही है, कंपनी टाइप्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, मैरीटाइम, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब पर हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर जब हम आंकड़े देखते हैं, 2025 का ओवरऑल आंकड़ा देखें तो 350 मिलियन डॉलर मात्र नेट एफडीआई हमारे पास आई है और इस साल भी आंकड़े कोई बहुत अच्छे नहीं है। कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीने में, जो वित्तीय वर्ष में, नवंबर का प्रोविजनल डेटा अवेलेबल है, पर जुलाई के बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नेट एफडीआई नेगेटिव है और आने वाले आसार भी हमें अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां सरकार कर रही है, कुछ रेड टेपिज्म है, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं। पहले तो मैं ओवरऑल आपसे समझना चाहता हूं कि एफडीआई भारत में निवेश क्यों नहीं आ रहा है, फॉरेन कंपनीज भारत में आने से क्यों कतरा रही हैं। मोदी साहब तो एक बहुत अच्छा बेस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आपको सिंगल डोर पॉलिसी दे दी है। पीएमओ में सब लोग बैठे हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी हो, इंडस्ट्रियल क्लियरेंस लेनी हो, कोई भी क्लियरेंस लेनी हो, हम सब आपको देने को तैयार है। सिंगल विंडो क्लियरेंस 2014 से ये सरकार दे रही है, उसके बावजूद एफडीआई नहीं आ रही है। इसके पीछे के कारण क्या है, जोशी जी? दिक्कत ये है कि हमारे पास वो मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है या वो जर्नलिज्म नहीं है कि भाई वो स्टोरी के पीछे की स्टोरी पता करे। अभी आपको मैं दो लेटेस्ट इंसिडेंट दे दूं सब्जेक्ट करने के पहले। एक तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इसलिए बनाया गया है कि भाई अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस करता है तो उसको पकड़ के 5 टाइम्स ऑफ हिज अर्न्ड मनी को पेनल्टी करके उसकी कंपटीशन खत्म करे ताकि कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना करे। अभी एप्पल कंपनी को नोटिस जाता है कि आप अपना सारा ऑडिटेड अकाउंट्स वगैरह और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमको पेश करें। एप्पल दिल्ली हाई कोर्ट में गया है कि भाई हम नहीं देंगे, इस पे हमको स्टे दे दो। अब आपको क्या करना है उस पे, क्योंकि आपको उसको पेनलाइज करना होगा एप्पल को। तो एक आप ये एटमॉस्फेयर देखिए कि जब तक आपको ईज टू डू बिजनेस या आपने फ्री एटमॉस्फेयर नहीं दिया तो इन्वेस्टमेंट में एप्पल जैसी कंपनी को भी दिक्कत आ रही। दूसरा अभी लेटेस्ट एक केस है कि 3 साल से हम लोग ये बना रहे हैं कि हम लोग 2026 तक लिथियम बैटरी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। उसमें रिलायंस भी इन्वेस्ट कर रहा है, अडानी भी कर रहा है, जेएसडब्ल्यू भी कर रहा है। अभी 2 दिन पहले मैसेज आता है कि चाइना की जो कंपनी आपको टेक्नोलॉजी देके आपको सपोर्ट करने वाली थी, ये थी कुडी, उस कंपनी ने सडनली बता दिया कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने रेयर अर्थ में जो आर्टिफिशियल ग्राफाइट है, जो इसमें सबसे ज्यादा काम आता है, उसको उन्होंने बोल दिया कि मैं अभी कोई रेयर अर्थ बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं कोई टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो आप समझिए कितना बड़ा धक्का आपको लग चुका है कि आपका जो वो सपना था, आप बता रहे थे पूरी दुनिया को कि अभी हम लिथियम बैटरी में आ जाएंगे, आपको ख्याल हो तो ये मैसेज शायद
रिलायंस वालों को पहले मिल गया होगा, इसलिए लास्ट मंथ में मुकेश अंबानी और उनका बेटा आकाश सैमसंग के सीईओ से मिलने गए थे। अब ये ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी पे अगर आपको स्विच ओवर करना है तो 2 ही कंट्रीज हैं, जापान और साउथ कोरिया, जो इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि उनकी टेक्नोलॉजी अलग है और उनका जो कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट 30 to 40% ज्यादा है। उनकी लाइसेंसिंग फीस के टर्म्स एंड कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनकी जो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा हैवी है। तो अभी आप इसमें एक आप डेड एंड पे आ चुके हो, जो आप अनाउंस कर रहे थे वो आपको बैक गया है। अभी आप जो बोलते हो कि एफडीआई नहीं आ रहा है, तो इसमें आप मेन रीजन देखिए 2018 में लाल आंख दिखाने के चक्कर में आपने चाइनीज की मैक्सिमम मोबाइल कंपनीज को हटा दिया। अब आप फिर उससे मदद मांगने जा रहे हो, ऑब्वियसली वो नहीं करेगा, ऑन द कंट्री वो आप पे स्ट्रिक्टनेस करेगा। तो आपको जो ये ओपिनियन है कि इंडिया जहां पर भी चला जाएगा तो रेड कारपेट लेके सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे और बोलेंगे बहुत बड़ा मार्केट हो गया, दैट इज नॉट द फैक्ट। क्योंकि अभी ग्लोबल वर्ल्ड में कहीं से भी कुछ भी मार्केट हो सकता है, कहीं से कुछ भी जा सकता है, स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो आप ये समझ रहे हो कि 140 करोड़ का कार्ड आप जहां पे खेलोगे वहां पे सब आ जाएंगे, तो लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपके 80 करोड़ लोग तो फ्री अनाज में, तो आपकी मार्केट तो लिमिटेड 20% ही है। तो अभी इसमें आप देखिए कुछ तथ्य पे अगर हम बात करें तो आपका कानून जो है ये स्टेबल नहीं है, आप अपनी मर्जी से कानून चेंज करते रहते हो। अभी इसमें आप देखिए कि एमएसएमईज जो हैं उनके रेगुलेशन फॉर्म्स इतने 843 आपके सेंट्रल और स्टेट के लॉज हैं फॉरेन इंडस्ट्री। अब उसमें अभी तक आप फिगर गिनने जाओ तो कम से कम 38,184 आदमियों को तो जेल हो चुकी है। और किस केस में? आपकी कैंटीन में और आपके टॉयलेट्स में कलर नहीं था, इट वाज नॉट पेंटेड। ये ब्रिटिश के रूल के टाइम पे होता था। अगर आपके बाथरूम और कैंटीन में व्हाइट वॉश नहीं किया गया है तो आपके ओनर सर्वेंट लायबिलिटी में गलती मैनेजर की होगी, लेकिन जेल तो सेट जाएगा। हमने उसको रखा है। फिर ये जब काफी अला गुला हुआ तो 2024 में आपने बोल दिया कि हम लोग एक इजी इसको डीक्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं सारे के सारे एक्ट्स का। तो उसमें आपने चेंज तो करा, लेकिन चेंज क्या करना कि अभी आपको पेनल्टी लगेगी, आपको जेल नहीं होगी। अब आप समझ रहे हो कि आप गलती करोगे तो चलेगा, लेकिन अब आपको कैसे उसको ऑफेंस में लेना है और कैसे फिर उससे आपको पैसे ऐंठने हैं, तो ये तो जजमेंट की जगह एक्सटॉर्शन हो गया और ये धड़ल्ले से चल रहा है। तो इंडस्ट्री पहले तो जाके जेल में जाने से पहले तो अपने आप को कम से कम जुडिशरी के हवाले कर सकती थी। अभी तो आपको पेनल्टी की नोटिस आ गई, नहीं आओगे तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। मतलब यू हैव कम टू एन एक्सटॉर्शन, और इस एवज में कि हमने डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया इंडस्ट्रियल एक्ट्स का। फिर आपका रिट्रेंचमेंट का जो था उसमें आपने 100 की जगह 300 कर दिया। अभी 300 वाली मेगा फैक्ट्रीज कितनी है? अभी ऑटोमेशन आने के बाद 300 इज इंडस्ट्री बहुत ह्यूज इंडस्ट्री उसमें अपॉइंट करते हैं। तो आपने उसको बोल दिया 300 तक आप रिट्रेंच कर दोगे, आपको कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जॉब सिक्योरिटी भी चला गया। अब इसके बाद आप देखिए तो जो केसेस हो रहे हैं, अभी कंपनीज एक्ट में जो आपने अमेंड किया था उसमें इवन एसोसिएशंस वाले बोल रहे हैं कि आपने जो मर्जर और डी मर्जर के अंदर जो आपने ये स्ट्रिक्ट नॉर्म्स करे हैं उसको आप इजी नहीं करोगे, क्योंकि मर्जर डी मर्जर में तो ऐसा होगा कि एक कमजोर है और एक स्ट्रांग है। अभी उसका अकाउंट अगर आप मर्ज करने जाओगे तो ऑब्वियस होगा कि वो पार्टी फेलियर शेड्यूल में आ जाएगी। तो ये जो आप कानून बना रहे हो वो आप किसको पूछ के बनाते हो, क्यों बनाते हो? आपको ख्याल आता है और आप कर देते हो, क्योंकि यू पीपल आपकी मिनिस्ट्री में जो बैठे हुए उसमें से इंडस्ट्रियलिस्ट कितने हैं? हाउ मेनी ऑफ देम नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो आपने कभी एसोचैम या फिकियर इनको लाके बुला के कभी कुछ पूछा तो नहीं है। आपने जब भी उनका कॉन्क्लेव करा है तो आपने जो बोला है उन्होंने तैयारियां भेजाई और सब घर चले गए हैं। तो आई थिंक वी आर नॉट ऑन द फर्स्ट ट्रैक। अब ये जो एटमॉस्फेयर पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, अभी एफडीए की जो आपने बात करी, अभी इसमें आप देखिए आपने 2022 में जन विश्वास बिल लाया था जिसमें आपने बोला था कि ये 42 जो एक्ट्स हैं उसको हम डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। फिर आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में भी 2000 में जो आपने जो था उसको आपने अमेंड करा है, उसमें आज की तारीख में 3400 केसेस पेंडिंग है। तो आपको अगर लिटिगेशंस में डालना है, और स्मॉल स्केल की हालत तो इतनी खराब है कि वो लोग इतने फॉर्म्स भर के ही उनको एक पूरा एक सेपरेट डिपार्टमेंट करना पड़ता है कि भाई उसको जीएसटी का प्रॉब्लम है, फॉर्म भरो, नहीं भरते हो पेनल्टी आ जाएगी। तो आपने वो लिटिगेशन से निकाल के जो पेनल्टी में डाल दिया,
मैं अच्छे से जानता हूं, जब तक मैं कांडला फ्री ट्रेड जोन के एसोसिएशन में मैं 7 साल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, तो कभी भी कोई डिस्प्यूट होता था, फैक्ट्री इंस्पेक्टर आता था, वो कोई केस करता था, तो वी यूज्ड टू गो एंड मीट द कमिश्नर कि साहब ये ठीक है, उसको अपोजिट, तो वो उसको नोटिस में कन्वर्ट करवा के जवाब मांग लेता था, क्योंकि कमिश्नर के पास उतने पावर्स थे। अभी तो पावर किसी के पास है ही नहीं, वो ऑफिसर पेनल्टी करके चला जाता है या पैसा लेके चला जाता है। तो अगर जब तक आप, और ये एटमॉस्फेयर में हम लोग जी चुके हैं, तो हमको बहुत नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो एप्लीकेशन के पहले तैयार होते हैं कि अंडर टेबल क्या देना है। फॉरेन कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। आपका जापान में भी आप देखिए, जो ज्यादातर डिस्प्यूट हुआ बुलेट ट्रेन में, वो भी बिकॉज दे डू नॉट गेट सेट विथ योर सिस्टम्स ऑफ करप्शन। अभी इसमें आप देखिए, अभी एक बुक किसी ने लिखी है, मेरे ख्याल से ये ऋषि अग्रवाल है, जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस। आप बिजनेस करते हो तो आपको एक क्रिमिनल एंटिटी माना जाता है कि आप 100% इसमें चोरियां करोगे, आप इसमें गलत करोगे। व्हाई कांट यू हैव एन एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्फिडेंस? क्योंकि जब भी आपका आईटी सेक्टर नहीं था, सर्वेलेंस नहीं था, तभी भी जब भी स्मगलिंग होती थी, तो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करता था और माल पकड़े जाते थे। चांदी में सुखर बकिया का माल पकड़ा जाता था, हाजी मस्तान का माल पकड़ा जाता, तो क्या उस वक्त इंटेलिजेंस नहीं था? लेकिन आपने उस सिस्टम को भी कोलैप्स कर दिया। अभी आप चले गए पूरा इंटरनल सर्वेलेंस में। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी इंडस्ट्रीज मांग रही है कि आपने इनकम टैक्स को इतना पावर दे दिया कि वो हमारा ईमेल, हमारे सारे वो जब्त करके वो सारा वो चेक कर पाएगा। अब इसमें आप ये नहीं समझ रहे हो कि उसके लैपटॉप में सिर्फ बिजनेस की गड़बड़ियां ही नहीं होती हैं, काफी कुछ मैसेज जिसमें ट्रेड सीक्रेट्स भी होते हैं। और इसका बहुत ही जीवंत एग्जाम्पल आपका सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का खत्म होना है। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक डिजाइन, एक पर्टिकुलर कलर और कॉम्बिनेशन से जो आदमी बनाता है, वो उसका एक सीक्रेट वर्क प्लेस होता है। अब जीएसटी में आपने डिक्लेयर करा कि उसकी आप इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करो, वो ऑनलाइन हो गई, इसका मतलब ये हो कि आपकी ट्रेड सीक्रेसी चली गई, और वो जो मोनोपोली सूरत टेक्सटाइल जो होल्ड करता था, दैट हैज कोलैप्स्ड। तो आप क्या करना चाहते हो? आपके पास कोई रोड मैप है कि नहीं? आपने ऐसे समझ लिया है कि सब अगर व्यापारी चोर हैं, सब एक्सपोर्टर चोर हैं, सब इंपोर्टर चोर हैं, तो आई थिंक दिस विल नॉट गो वेल विद एफटीए। और इसीलिए आपको ये दिक्कत पड़ रही है कि एफटीए में बात तो करेंगे, लेकिन दे विल डेफिनेटली बी हेजिटेंट टू, क्योंकि आपको निकल, अभी आपने सैमसंग से भी पैसा मांग लिया है, सैमसंग को बाहर जाना है, आपने फोक्सवैगन से पैसा मांग लिया। जो भी बाहर जा रहा है उससे आप रिट्रोस्पेक्टिव केस करके अगर आप उससे पेनल्टियां मांग रहे हो। ग्रो जैसी डेटा में कंपनी आई थी, उसने अपना 1800 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, तो उसमें से आपने उसको बोल दिया कि भाई 800 करोड़ तो आपको इसके लिए लगेंगे कि वन टाइम डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर वर्किंग इन इंडिया। व्हाट नॉनसेंस इज दैट? आप कोई आदमी या रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि नहीं, वन टाइम आप डोमिसाइल ले लो और फिर हम आपको आने देंगे, तो आपकी इन्विटेशन इज नॉट वैलिड, कौन आएगा? तो ये जो सारे सिम्टम्स है जिसको आप मीडिया नहीं दिखा पा रहा है, दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हेन यू टॉक टू द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो आई थिंक वी नीड टू रिवैम्प दैट। और हम ऐसे खाली हम 4.5 ट्रिलियन कर गए और हम विश्व गुरु बन गए, दिस ऑल थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो बेटर। क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि आपके साथ ही उगे हुए वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जर्मनी, ये लोग सब कैसे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में आगे आए हैं, उसको अगर हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और हम अपनी थियरी लगाते चले जाएंगे, तो आई थिंक इट इज नॉट फेयर। जी जी। अभी नवंबर 2025 का डेटा जो प्रोविजनल डेटा है वो ये कहता है कि नेट आउटफ्लो $446 मिलियन का यूएसडी में हो गया है, मतलब डॉलर टर्म्स में $446 मिलियन का नेट आउटफ्लो है। ये प्रॉफिट रिपैट्रिएशन माना जा सकता है। यूएस का 51 बिलियन प्रॉफिट रिपैट्रिएशन हुआ है क्योंकि लोगों को अब मार्केट पे विश्वास नहीं है। बहुत सारे एफपीआईज ने पैसा पुल आउट कर लिया है। तो ये उसका आफ्टर इफेक्ट है जो आपने बताया, जन विश्वास बिल से लेके लाइसेंसिंग राज के बाद आप कहते हैं कि डोमिसाइल प्रूव करने पर ही आपको काम करने की आजादी होगी। और जो जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, सेमीकंडक्टर हो, आईटी हो, सर्विसेज हो, हम लोगों के जो मैन पावर है वो सारी बाहर से रिपैट्रिएशन हो रही है। हमारे लेबर को तैयार नहीं किया जा रहा है। आपके साथ ही शायद मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि जो आईटीआई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये आईटीआई ट्रेनिंग सेंटर्स को प्राइवेटाइज करने के बाद उन्होंने उसके एनरोलमेंट पैसा लेने के लिए सरकार से फेक एनरोलमेंट्स दिखानी शुरू कर दी, फेक इनवॉइसेस बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ट्रेनिंग भी नहीं हो रही है। जब ट्रेनिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी? आपकी लेबर फोर्स जो है वो सिर्फ जोमेटो, स्विगी, पोर्टर की डिलीवरी के लिए ही रह गई है, या आपके छोटे मोटे प्लम्बर्स। आप ही ने एक बताया कि हीरा नंदानी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमारे पास जो सेमी स्किल्ड लेबर होती है, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस,
मेसनरी, कारपेंटर्स, वो भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनकी शॉर्टेज है और वो प्राइवेट काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, इसलिए वो इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना चाहते। तो बिल्डर कॉस्ट की जो इनपुट है वो भी बढ़ती जा रही है और उसके अलावा जीएसटी और चीजें तो है ही हैं। यूएनसीटीए डेटा ये कहता है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया सॉ डिक्लाइन और स्टैग्नेशन इन एफडीआई इन 2025, ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड इन डेवलप्ड मार्केट क्रिएटिंग एन इल्यूजन दैट द इकोनॉमी इज रियली डूइंग वेल। तो ये इल्यूजन है। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जैसे कि रुपी डिप्रिसिएशन, आपने देखा कल ही हमने बात की कि रुपया जो है आईसीयू में नहीं है, रुपया तो अब मेरे को लगता है कि एक तरीके से वेंटिलेटर पे चला गया है और उसकी रिकवरी बिल्कुल खत्म है। एक्सटर्नल रिस्क भी हैं क्योंकि ट्रेड टैरिफ्स लग चुके हैं, ग्लोबल स्लोडाउन तो है ही है। तो ये जो अब सारा मामला है और चाइना के साथ आप अपनी सेटिंग नहीं बैठा पा रहे। आपने खुद ही कहा कि लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो आर्टिफिशियल जो इंडस्ट्रियल ग्रेफाइट है, जो चाइनीज कंपनी ने देना था, वो लिथियम आयन की फैक्ट्री का काम भी बंद हो गया जामनगर में। ऐसे में अब हम लोग के पास रास्ता बचा क्या है? हमारे पास एक हमारा जो इनोवेशन थी, साइंस थी, जिसमें हम इनोवेशन करके अपना जो है प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर सकते थे। आज हम वही टेक्नोलॉजी फॉरेन से इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं। आपने पीएचआर्स की बात की थी, उसमें लाइट वाटर रिएक्टर्स हम लोग खुद इंडिजिनियस बना रहे थे। न्यूक्लियर एनर्जी में हम सक्षम थे, पर हुआ क्या? वही लाइट वाटर रिएक्टर्स अब हमारे एसएमआर जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट होंगे क्योंकि उसकी लाइसेंसिंग सारी हमने बाहर भेज दी। तो इस तरीके की जब चीजें होंगी तो सरकार बेटर कहां से करेगी? एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, हमने कल यूरोपियन यूनियन के प्रोग्राम पे किया था कि एक एफटीए होने वाला है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड, मदर ऑफ ऑल ट्रेड कहा जा रहा है। जर्मन चांसलर ने भी कह दिया, यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर आ रही हैं 27 तारीख को। और उसी बीच एक खबर आप ही ने दी कि यूरोपियन यूनियन ने सस्पेंड कर दिया जीएसपी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। तो ये जीएसपी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स क्या है? और ये टैक्स फेस जो ईयू का होता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे हमने कल बात की थी, सीबैम पे। तो सीबैम के तहत जो ये जीएसपी हटाया गया है, इससे भारत का जो टेक्सटाइल, लेदर और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट है, जो कि 87% बास्केट है हमारी एक्सपोर्ट की यूरोप को, उसको कैसे इफेक्ट करता है? जी नहीं, देखिए, आपने जैसे ही बोला एफटीए यहाँ पे ये आ रहे हैं, तो आपने उनको कन्विंस करने के लिए जो सबसे बड़ी आपकी दिक्कत थी वो थी आपका क्वारंटाइन और पेस्टिसाइड जो आप यूज करते हो टू द एक्सपोर्ट टू यूरोप, वो बहुत उस नॉर्म्स में स्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने बता दिया, तो उनको कन्विंस करने के लिए आपने बोल दिया कि हमने पेस्टिसाइड्स एक्ट अमेंड कर दिया है, अभी हम उस तरफ से चलेंगे। लेकिन आपकी ऑफिसरों की और वो सिंसियरिटी की, रिलायबिलिटी कितनी है, वो सब जानते हैं। अब जनरलाइज जो ये स्पेशल प्रोविजंस जो है प्रेफरेंशियल, उसमें आपको 20% का टैरिफ में एडवांटेज मिलता है। अभी ये निकल जाने से आपको 9% में जो आप टेक्सटाइल बेचते थे, अभी आप उसको 12.5 में आपको करीब करीब आइटम वाइज अलग होगा, वो आ जाएगा। तो ये 20% का जो डिसएडवांटेज आपको हुआ है, तो ये कौन सा एफटीए हुआ? और उसी के सामने उन्होंने जीएसपी अभी भी इंडोनेशिया, वियतनाम और बांग्लादेश के लिए शुरू रखा है, तो आप उससे कैसे कॉम्पीट कर पाओगे? तो आप जब भी जा रहे हो, आपकी बैक ऑफिस वहां पे वर्क करती है, तो क्या सिर्फ आप पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के लिए वहां पे जाते हो? अभी इसमें आप देखिए, अभी भी आपको जो मीडिया नहीं बता पा रही, आप देखिए 2023-24 में आपने जो स्टार्टअप्स करे थे उसमें 28,000 स्टार्टअप बंद हो गए। अक्टूबर 25 में अकेले 6,825 बंद हो गए हैं। अभी इसमें रीजंस जो मेजॉरिटी सब में कॉमन आता है, इस कैपिटल क्रंच, फिर नो मार्केट ड्यू डिलिजेंस। तो आप किस गाइडेंस पे, आपने जब स्टार्टअप इंडिया किया तो आपके पास एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो आप उनको बताए कि भाई कौन सी अभी मार्केटिंग स्पेसिंग है, कौन सी नहीं है। और टफ कंपटीशन था। अब इसमें जो सक्सेसफुल है, दैट इज वेरी वंडरफुल टू नो कि हमारे जितने सक्सेसफुल हुए वो आप देखिए बहुत ही लिमिटेड फील्ड में, और वो कमाने वाली फील्ड में हुए। एक ओटीआई पे था, वो फार्म टू फ्रेश, वो बेचारा बंद हो गया क्योंकि फार्म्स में आपको कोई बैकअप नहीं मिला। फिर आप देखिए ब्लिप करके एक फैशन में आया, वो यंग था कि भाई मैं फैशन में आऊंगा, फैशन में भी आपकी इतनी टफ कॉम्पिटिशन की वो फेल हो गया। एक डूंजो आया था जो हाइपर डिलीवरी की बात कर रहा था, रिलायंस स्मार्ट का हाइपर डिलीवरी चल रहा है, इस प्राइवेट का बंद हो गया। ब्लू मार्ट था एक ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला, वो भी बंद हो गया। अभी जो सक्सेसफुल रहे हैं थोड़े बहुत, उसमें एक सीआरईडी है जो क्रेडिट कार्ड रेटिंग का, वो आपको बीच में सपोर्ट दे रहा है, आपको बेनिफिट देकर फाइनेंशियल, वो बैंकिंग के बिहाफ पे वो काम करेगा। तो आपको बेनिफिट देके वो अपनी चला रहा है कि आप उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू कार्ड का पेमेंट और ये करें,
क्योंकि उसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ रूट कराना है। फिर एक रेजर पे भी आया है जो डिजिटल पेमेंट कंपनी है, वो भी एक सक्सेसफुल रही, क्योंकि आपने तो रनिंग बिजनेस के अंदर कमीशन वाली सिस्टम को जो डाला वो चल रही है। आपने फोन पे देखा, वो भी चल रही है, दैट इज ऑल्सो ऑन द सेम ग्राउंड। फिर ग्रो जिसकी मैंने बात करी, वो स्टॉक मार्केट्स में आया हुआ है, वो चल रहा है, क्योंकि उनके पास पीछे ब्लैक रॉक का सपोर्ट है। अब इसमें आप देखिए फ्लिपकार्ट जो कर रहा था, तो धीरे से लेके फ्लिपकार्ट को ऐसे बदनाम किया गया कि वो तो भाई बगैर वेरिफिकेशन के ड्रग्स भी बेच देता है, या ये नारकोटिक्स के आइटम जो बेच देता है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स मांगते हैं तो वेरीफाई नहीं करता, बेच देता है। तो मतलब आप अपने लोकल सेटअप्स को, तो आप स्टार्टअप्स को बूस्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उनकी जो कंपटीशन में दिख रहा है उसको आप दबा रहे हो। तो ये एक थियरी है। और अभी जैसे हमने डिस्कस करा कि आप वहां पे गए थे एफटीए में जो करने के लिए, उसमें कौन कौन करा है और कितना करा है। हम लोग जो बात कर रहे थे कि डावोस में आपने एफडीआई का जो बड़ा ब्यूगल बजाया है, उसमें कोई एफडीआई का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इंडिया के ही एंटरप्रेन्योर्स डावोस में जाके एमओयू करते हैं, तो ये किस एफडीआई की कैटेगरी में मैं नहीं जानता हूं। कुछ नाम मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जो 15 लाख करोड़ का कमिटमेंट हुआ, उसमें लोडा डेवलपर्स जो है उसने 1 लाख करोड़ का कमिटमेंट दिया है। ही इज ऑलरेडी देयर इन मुंबई और महाराष्ट्र। एक सुमिटोमो रियलिटी डेवलपमेंट है 6,600 करोड़, वो जापान की कंपनी है। वो यहाँ पे क्या करेगी अभी उसके डिटेल्स में हम लोग नहीं गए। के राइजा जो डेवलपर है वो 82,000 करोड़ का कमिटमेंट करके आया है। एक कैपिटल पंचशील है 2 लाख करोड़ में। IISM जो है वो नीलेश कुलकर्णी कोई क्रिकेटर है, उनका है, वो 66,000 करोड़ का उन्होंने एमओयू करा है। जिंदाल स्टील है, और एक जापान की सेमीकंडक्टर कंपनी जो ये है, उसने बताया है कि भाई मैं करूंगा। वो जर्मनी यूके सब जगह वो कर रहा है, तो यहाँ पे ये बताएगा, अभी उसका क्या रीजन नहीं पता है। उसके बाद आप यूपी में आइए, यूपी ने प्रॉमिस मिली है 9,700 करोड़। उसमें SAEL एक है, सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड, 8,000 करोड़ का वो पराली का एक प्रोजेक्ट लिया है कि पराली जलानी नहीं पड़ेगी, मैं उसमें से इंडस्ट्रियल वेस्ट बनाऊंगा या कुछ ऐड करेगा, वैल्यू ऐड। एक सीफी टेक है यूपी में जो गई है, दैट इज एक्चुअली सत्यम कंप्यूटर का बैक ऑफिस है, वो जो फ्रॉड में पकड़ी गई थी, वो भी अभी एमओयू करने पहुंच गए। एक AI रेडी करके है, वो भी अपना डेटा सेंटर के लिए यूपी में पैसे लगाएगा। एक यू मरीन डिफेंस के लिए गई है, वो बोलता है 150 करोड़ का एमओयू उसका, वो बोलता है मैं स्पीड बोट बनाऊंगा डिफेंस के सर्वेलेंस के लिए। अब वो कितना उसमें उसका एक्सपीरियंस है, क्या है, वी डोंट हैव द बैकग्राउंड। फिर मध्य प्रदेश पे आप आइए तो जियो और हॉटस्टार विथ नेशनल ज्योग्राफी वो लोग एक प्रोग्राम करेंगे। अभी वो क्या उसमें मध्य प्रदेश में जाके वो मोहन यादव जी उनको लेके गए और वो क्या उनसे प्रॉमिस ले लिए, दैट इज ऑल सस्पेंस। एक जयगाला करके कंपनी है, जो इसमें भी आप देखिए तो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में उसने एमओयूज करे हैं। उसमें PM राजा, GMMR ऐसी कंपनियां हैं। अभी आप आइए झारखंड में, तो वहां पे टाटा के साथ, टाटा करेगा झारखंड में स्टील का 11,000 करोड़ का कमिटमेंट, ही इज ऑलरेडी देयर, रॉ मटेरियल वहां पे, तो दैट इज नथिंग न्यू इनटू इट, वो तो यहाँ भी हो सकता था। और फिर आप आइए आंध्र प्रदेश में 50,000 का जो फंड डिक्लेयर करा है चंद्रबाबू नायडू ने कि वो आपको डेटा सेंटर्स के लिए देगा। तो ऑलरेडी अडानी गूगल के साथ तो वाइजैक में आ ही रहा है डेटा सेंटर के लिए। तो इसमें कौन सा हमने एफडीए कर लिया। अभी इसमें जो जैसे ड्रॉबैक हम डिस्कस किया कि वो लोग आ रहे हैं, उसी को प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोगों ने काफी कुछ फेरबदल करे पेस्टिसाइड वगैरह दिखाने के लिए, और हमने डिस्कस करा कि उन्होंने हमको रिटर्न में कौन सी गिफ्ट दी कि हमारा तो परसेंटेज टैरिफ ही बढ़ा दिया। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जब तक आपकी पॉलिसी फ्रीजिंग नहीं होगी, आप ये कॉन्फिडेंस नहीं दे पाओगे कि भाई 5 साल तक आप आ जाइए, आपके ऊपर कोई नहीं होगा। जीएसटी में भी आपको याद है पहले इनिशियली बोला गया था कि 5 साल के पहले का कोई अकाउंट चेक नहीं किए जाएंगे, फिर आपने 14, 15 साल, 40 साल का निकालना शुरू करा। तो जब तक यू डोंट स्टैंड अपराइट इन योर प्रोमिसेस, तो मैं नहीं समझता हूँ इंडस्ट्रीज कोई भी बेवकूफ होगी जो आके ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगी। दे नीड एन वेरी, क्योंकि सारी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करने आती है वो चोर नहीं होती है, ये आपके दिमाग से पहले निकाल देना पड़ेगा। आपको तो सबको ऐसे ही विजिलेंस में रखना है जैसे सब चोर हैं, चोरी करेंगे हम पकड़ लेंगे, आप जेल नहीं जाओगे, आप हमको पैसा दे दो। तो वी आर कमिंग इनटू एन एक्सटॉर्शन एनवायरनमेंट रादर देन इंडस्ट्रियल रूलिंग एनवायरनमेंट। जी
जी, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय साहे का भी यही कहना है कि इसने Yes. मटेरियली वीकन कर दिया है इंडिया की प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को। इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग मिनरल्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, which constitutes a major part of India's shipment to European Union and other countries. Potential access is now limited to small basket of products, mainly selected agricultural items, leather goods and handicrafts, which together accounts for less than 13% of India's total export. यानी कि जी जहां आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना था वहीं आप मार खा गए। लाइसेंस राज और जिस तरीके की इन्फोर्समेंट आप कंपनीज पे लगा रहे हैं, जो काम आपने ईडी सीबीआई के थ्रू ऑपोजिशन पे किया वही अब आप कंपनीज पे कर रहे हैं। कंपनीज उसको बर्दाश्त नहीं करेंगी और चाइना से तो आपको सबक लेना पड़ेगा। जैसे हमने कल के प्रोग्राम में डिस्कस किया, आप एसईजेड्स को फ्री जोन्स बना दीजिए, आप उसमें इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दीजिए, उस पर 30% वैल्यू ऐड करके आप लोकल मार्केट में माल बेचिए। उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको हिस्सा मिलेगा। शायद अगर ये सरकार सुने तो बहुत कुछ अभी भी हो सकता है, नहीं तो जो हम सैल्वेज नहीं कर पाएंगे तो जो विनाशकारी नीतियां हैं वो विनाशकारी नीतियां विनाश की तरफ ही लेके जाएंगी। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए गिरीश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।